अच्छी मात्रा में रहेगा और बच्चे की बोन्स में भी कैल्शियम अच्छा जाएगा आपके दूध के जरिए। उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है और उस दौरान वो बैठी हैं बिना बैक को सपोर्ट किए हैं और वो झुक के टेबल चेयर पे बैठ के झुक के टेबल चेयर पे लैपटॉप पे काम कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ये है कि जो डिलीवरी के बाद बैकबोन पेन करती है उसका क्या कारण रहता है और उसको कैसे सही कर सकते हैं। और कईयों को ये रहता है कि हाँ, बैकबोन में जब हमारे प्रेगनेंसी होती है तो उसमें टीका लगता है, इंजेक्शन की वजह से बैकबोन पेन करती है, मोस्टली यही कहते हैं। ठीक है, तो आज डॉक्टर रुचि जैन मैम से ये सारी डाउट क्लियर करेंगे कि ये बैक पेन क्यों पेन करती है, इसका उपाय क्या है और क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैम मेरी बैक पेन करती है, क्या इंजेक्शन की वजह से करती है? और कमेंट्स आते हैं कि जो मेरे बैक में टीका लगा था वो क्या रीढ़ की हड्डी में लगा था? स्नेहा, जो सिजेरियन के टाइम पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं और ये रीढ़ की हड्डी के बोन के अंदर नहीं लगता और ये तुम्हारी बैक का कारण नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में यानी हड्डी के अंदर लगाया जाता है और इसी की वजह से बैक होता है, पर ये कम्प्लीटली मिथ है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो हम इंजेक्शन के थ्रू जो दवाई है वो करेक्ट लेयर के अंदर देते हैं जिससे कि वो दवाई हमारी बॉडी के अंदर जाके पेन की फीलिंग को कम कर देती है और हम सिजेरियन कर पाते हैं। तो ये एक मिथ है कि इंजेक्शन बैक बोन के अंदर लगाया जाता है, ये गलत है। इसीलिए ये इंजेक्शन बैक का कारण नहीं है। तो फिर बैक का कारण क्या हो सकता है? बैकएक के बहुत सारे कारण होते हैं। आज मैं आपको प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद होने वाले बैकएक के कारणों के बारे में बताती हूँ। इनमें से कुछ कारण तो बहुत कॉमन हैं जो कई लेडीज में देखने को मिलते हैं और कुछ कारण थोड़े कम लेडीज में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सबसे कॉमन कारण बताती हूँ। सबसे पहला रीजन है मोटापा यानी कि ओवरवेट। कई लेडीज तो होती हैं प्रेग्नेंट होने से पहले ही ओवरवेट होती हैं, यानी कि उन्होंने एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, थोड़ा जंक फूड की हैबिट ज्यादा होती है। कुछ लेडीज बिफोर प्रेगनेंसी कम वेट होने के बाद भी ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग करने की वजह से या ज्यादा तला हुआ घी और ओवर फैट खाने की वजह से भी ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं। और कुछ लेडीज को उस तरह के खाने पीने की आदत पड़ जाती है तो वो डिलीवरी के बाद वाला जो 40 दिन का टाइम होता है उसमें भी वेट लूज नहीं कर पाती क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, पर उनको उस तरह के खाने की हैबिट पड़ जाती है और उनके घर वाले भी जैसे उनके लिए थोड़ा हैवी डाइट देते हैं। जैसे कि उन्होंने पंजीरी बनाई है, पंजीरी में खूब अमाउंट में देसी घी होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो खाने में वैसे अच्छी लगती है, हेल्दी भी है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज की ओवर ईटिंग करेंगे और वो डाइट आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होगी, यूज नहीं होगी, तो वो अल्टीमेटली जाके आपका फैट बढ़ाएगी। तो प्रेग्नेंट लेडीज को डिलीवरी के बाद खाने में ध्यान देना चाहिए। उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर वाली डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, फैट की डाइट थोड़ी कम लेनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली मोटापे को बढ़ावा देती है और मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन है बैक का। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड कॉमन रीजन। प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रीजन है बैक का। प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द 9 मंथ्स धीरे धीरे लेडी का वेट गेन होता है। पूरा का पूरा वेट गेन तो 10 से 12 किलो का नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इनमें से मैक्सिमम अमाउंट वेट गेन होता है लास्ट के 7वें, 8वें और 9वें महीने में, यानी लास्ट के 3 मंथ्स में। तो इस दौरान जो हमारा प्रेगनेंसी का बढ़ता हुआ वेट है, बेबी का वेट है, वो सारा का सारा हमारा पेट में है और वो हमारी बैक सपोर्ट कर रही है। तो पूरे टाइम वो लेडी की जो बैक की मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो खिंचे हुए रहते हैं, वो स्ट्रेच्ड रहते हैं। आप इमेजिन करिए, इस बात को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आप इमेजिन करिए कि आपको मैं 2 या 3 किलो का वजन देके बोलूं कि इसको आपको अपने पेट पे बांध के टाई करके 24 घंटे रहना है, इसी को बांध के आपको सोना है, उठना है, लेटना है, बैठना है, सब काम करने हैं। तो आपको 1 या 2 दिन में ही इतनी ज्यादा बैकएक होने लगेगी। तो सोचिए उस लेडी की कंडीशन जो लास्ट के 3 मंथ्स यही 2-3 किलो का वजन अपने पेट में संभाले रखती है बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के। उसके लिगामेंट्स हमेशा स्ट्रेच्ड, खिंचे हुए कंडीशन में रहते हैं। तो जब डिलीवरी होती है तो ये वेट तो निकल गया, बेबी के रूप में डिलीवरी हो गई, लेकिन फिर भी जो उसके बैक के मसल्स की, लिगामेंट्स की कंडीशन थी खिंची हुई, उसकी वजह से उसको बैक एक रह जाता है। वो अपनी पोजीशन में आने में टाइम लगता है। हाँ जी, उसको नॉर्मल पोजीशन में आने में टाइम लगता है। तीसरा कारण बैक एक का रहता है रॉन्ग पोस्चर यानी कि उठने बैठने का तरीका, लेटने का तरीका ऐसा जो कि गलत है, जिसमें कि कमर झुकी हुई रहती है, जिसमें कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती हैं उसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। ये होता है कि अगर वर्किंग लेडीज हैं, जैसे कि वो बैंक में कोई काम कर रही हैं, ऑफिस में काम करती हैं, टीचर हैं, और वो झुक के
टेबल चेयर पे बैठ के झुक के टेबल चेयर पे लैपटॉप पे काम कर रही हैं, या इवन कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं जो कि घर का काम भी थोड़ा बहुत झुक के करती हैं। तो एक कॉन्स्टेंटली झुकने की वजह से कमर की लिगामेंट्स में अगेन स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से बैकएक का कारण बन जाता है। यही लेडीज डिलीवरी के बाद अगर बेबी को फीड कराती हैं, लंबे लंबे टाइम तक फीड कराना पड़ता है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है, और उस दौरान वो बैठी हैं बिना बैक को सपोर्ट किए, उनकी बैक पे सपोर्ट के लिए कोई पिलो नहीं लगा है, तो उनको भी बाद में बैकएक होने की समस्या बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो रॉन्ग पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण है बैकएक का। आगे जाके ऐसी लेडीज में बैकएक की समस्या काफी लंबे टाइम तक रह सकती है। एक और मुख्य कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। आजकल की लेडीज की डाइट में जंक फूड ज्यादा होने की वजह से और हेल्दी डाइट कम होने की वजह से कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है। कई लेडीज बहुत ज्यादा मिल्क इनटेक नहीं करती, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी में मिल्क देख के जैसे नौजिया होता है या वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, तो वो दूध, दही या दूध की बनी हुई अन्य चीजें जैसे पनीर और नॉनवेज जो खाते हैं, एग वगैरह, ये सब कम लेती हैं। पर इन सब चीजों में, इन सब खाने की चीजों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो हम जो डॉक्टर्स अगर कैल्शियम की दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी लेडीज वो भी लेना भूल जाती हैं, कम अमाउंट में लेती हैं, जितनी डॉक्टर ने बोली है उतनी नहीं ली, तो इस वजह से भी उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो हड्डियों का कमजोर होना भी एक बैकएक का कारण है और काफी मुख्य कारण है। कई लोगों में धूप का एक्सपोजर ज्यादा ना होने की वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी कम होता है, तो जो वो खाने में कैल्शियम ले रही हैं या डाइट में या दवाइयों में कैल्शियम ले रही हैं, वो भी उनकी बॉडी में कम एब्जॉर्ब होता है। इस वजह से भी उनकी बोन्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। उसके अलावा एक और मेन कारण देखा गया है, अगर मान लीजिए किसी को बचपन में कोई चोट लगी हो रीढ़ की हड्डी में, या फिर कोई ट्रॉमा, कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए इंजरी हुई हो, जैसे कि उनकी बैक के लिगामेंट्स ऑलरेडी चोट लगे हुए हैं, उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको वेट कैरी करना पड़ा या उन्होंने कैल्शियम कम खाया, उनको भी बैकएक की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। अगर किसी लेडी को कोई और बैक की समस्या है, जैसे कि बहुत ओल्ड एज में देखने को मिलता है आर्थराइटिस वगैरह, लेकिन अगर किसी लेडी को यंग एज में भी ये प्रॉब्लम है, उनको भी बैकएक की समस्या हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्नेहा कि हम बैकएक हो गया है तो उसके लिए क्या करें, उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखें तो पहला हमारी प्रॉब्लम थी ओवरवेट। तो हम खाने में अपनी डाइट ठीक करें, जंक फूड ज्यादा ना खाएं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है बैकएक का। कैल्शियम की गोलियां प्रॉपर टाइम पे लें। डॉक्टर कहते हैं कि डिलीवरी के बाद 6 महीने जब तक आप बेबी को अपना दूध पिलाती हैं, तो उस दूध के जरिए बच्चे को भी कैल्शियम मिलता है, तो वो उसके लिए आपको कैल्शियम की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कैल्शियम की टैबलेट डेली लेने से आपकी बोन्स में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में रहेगा और बच्चे की बोन्स में भी कैल्शियम अच्छा जाएगा आपके दूध के जरिए, तो बच्चे की बोन्स भी स्ट्रांग बनेगी। तो इसीलिए कैल्शियम 6 महीने तक खाना अच्छा रहता है, सेहत के लिए बेटर होता है। सेकेंडली, पेशेंट को पोस्चर के लेके मैं काफ़ी अच्छी सलाह देती हूँ कि उनको लेट के भी फीड कराना, कंफर्टेबली कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेट के फीड कराती हैं तो उनकी कमर में ज़्यादा झुकाव नहीं आता, ज़्यादा बेंड नहीं होती उनकी कमर, और बैकएक से वो काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकती हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सरसाइजेस। 9 मंथ्स के दौरान भी पेशेंट को एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जैसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हमें टांगों में दर्द रहता है, शियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, वो उस चीज की शुरुआत भी बैकएक से ही होती है। तो अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करेंगी, डिलीवरी के बाद भी पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस करेंगी, रेगुलरली करेंगी, जो वो घर पे भी कर सकती हैं और हॉस्पिटल आके भी कर सकती हैं, घर पे भी कर सकती हैं, उससे भी उनको बैकएक का लंबा आराम मिलेगा, जो कि हमेशा उनको फायदा देगा। टैबलेट्स खाना कोई सोल्यूशन नहीं है। बैकएक के लिए मैं पेन किलर्स बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली में पेन किलर तो एक टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ देते हैं, पर ज्यादा आराम मिलता है उनको एक्सरसाइज से, करेक्ट पोस्चर से, ज्यादा वेट ना गेन करने से और अच्छी डाइट लेने से जिसमें खूब सारा कैल्शियम की गोली लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी लें, क्योंकि पानी लेने से आपका कैल्शियम, आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, अदरवाइज आपको किडनी में स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी खूब ज्यादा लेना चाहिए ताकि आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हों और आपकी बॉडी को लगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज फॉलो माय फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम चैनल। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट कुछ अभी भी रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड मैम की फेसबुक और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो। मैम थैंक यू।